ऑल राइट। तो डायरेक्शन कोसाइंस आज का टॉपिक है। पहले डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस अगर हमें आ गया तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वेक्टर्स में भी है। वेक्टर्स से यूज होकर के ये थ्री डी स्पेस, थ्री डी ज्योमेट्री में जाता है, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन इन थ्री डी प्लेन में हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं इसका पहले कैसे दिखता है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाया जाता है, हम लोग वो देख लेते हैं। तो ये मेरा, मैं प्लेन ये ले लेता हूँ कि 1 मिनट। हाँ, थ्री डी प्लेन ले लेंगे। थ्री डी प्लेन में जो है जेड एक्सिस भी है। अब थ्री डी प्लेन में ये मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस जो है, मैं इसको ले लेता हूँ। मेरा ये जो है जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है। थ्री डी प्लेन 11th में तो कराया ही जाता है, क्लास 11th में कराया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका कंपोनेंट जो है एक्स कंपोनेंट चल रहा है, यहाँ पे वाई कंपोनेंट चल रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जेड कंपोनेंट चलेगा ही। अब एक पोजीशन वेक्टर लेना है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि एक पोजीशन वेक्टर मेरा इस तरह से होगा कि तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, जिसको मैं कहूंगा कि आर बार है। ये मेरा पॉइंट पी है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और ये पोजीशन वेक्टर आर बार। तो ओपी बार जो मेरा दिखेगा वो पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट एक्स वाई जेड का। पॉइंट एक्स वाई जेड का। मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर आर बार है, ये एंगल अल्फा बना रहा है विद, ये एंगल बीटा बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये एंगल अल्फा बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और ये एंगल गामा बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो इस तरह से जो है इसका एंगल है। तो अगर इसका मैं कोसाइन एंगल लूंगा, इसका कोसाइन एंगल लूंगा, तो ये मुझे जो है इस तरह से मैं देखूंगा, तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा यहाँ से। यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, इस तरह से जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेसिकली द कोसाइन ऑफ एंगल, अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर ले लूं, तो कंसीडर कंसीडर द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ओपी बार, जिसका नाम आर बार है, आर बार है। ओके। तो किसका पोजीशन वेक्टर लिया, ऑफ ए पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सो द एंगल अल्फा बीटा गामा, द एंगल अल्फा बीटा गामा मेड बाई द वेक्टर आर बार with the directions of, with the positive directions of x comma y comma z axis respectively are called its direction angle, are called direction angle। इसके हम लोग डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। अगर मुझे इसका कोसाइन लेना है, तो द कोसाइन वैल्यू ऑफ these angles, that is cos alpha, cos beta,
cos gamma are called direction cosines, are called direction cosines, are called direction cosines। इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है DCS, ऑफ द वेक्टर, ऑफ द वेक्टर आर बार, आर बार। एंड यूजुअली हम इसको डिनोट करते हैं, एंड यूजुअली डिनोटेड बाई LMN, LMN, LMN रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। मतलब L जो है कॉस अल्फा लाता है, M जो है कॉस बीटा लाता है, और N जो है कॉस गामा लाता है। अच्छा, अगर मैं देखूं तो कॉस अल्फा का जो वैल्यू है, कॉस अल्फा का जो वैल्यू है वो x अपॉन आर है। कॉस बीटा का जो वैल्यू है वो y अपॉन आर है। कॉस गामा का जो वैल्यू है वो z अपॉन आर है। तो बेसिकली देखा जाए तो x की वैल्यू क्या होती है कि x की वैल्यू होगी आर कॉस अल्फा, y की वैल्यू होगी आर कॉस बीटा, और z की वैल्यू होगी आर कॉस गामा। तो ये जो प्रोपोर्शंस है, ये एल आर एम आर, बेसिकली देखा जाए तो कॉस अल्फा है क्या, x की वैल्यू एल आर, एल कॉस अल्फा की वैल्यू एल है ना, y की वैल्यू एम आर, और z की वैल्यू एन आर। तो ये जो वैल्यूज है, ये जो प्रोपोर्शन है, एल आर एम आर एन आर, ये प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस है। इनको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो ये जो नंबर है, द नंबर्स, द नंबर्स एल आर कॉमा एम आर एन आर proportional to DCS, proportional to DCS are called as direction ratios, direction ratios of vector R bar, of vector R bar। और हम लोग इसको हम लोग डिनोटेड बाई एंड डिनोटेड बाई एंड डिनोटेड बाई A कॉमा B कॉमा C रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग इसको डायरेक्शन रेशियोज को जो है ABC से डिनोट करते हैं। एक रिजल्ट होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये डायरेक्शन कोसाइन का रिजल्ट है। तो हम लोग इसको नोट करके लिख लेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन का जो रिजल्ट होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 नहीं होता इन जनरल। डायरेक्शन रेशियोज का अगर हम लोग ये देखें, एल आर प्लस एम आर, मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज की अगर बात करें तो वो उनका एडिशन स्क्वायर करके 1 नहीं देता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को देखने के लिए कि कंपोनेंट का क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। बेसिकली अगर हम एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे देखते हैं तो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर क्या होता है, तो नया टॉपिक होगा कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो मान लेते हैं कि मेरा मेरा एक्स वाई जेड प्लेन में बनाता हूँ वापस, और हम लोग फटाक से इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक्स वाई प्लेन यहाँ से ऐसा, ये मेरा, ये वाई एक्सेस हो गया और ये जेड एक्सेस हो गया। तो मेरा एक्स एक्सेस की जरूरत है, तो एक्स एक्सेस मेरा इस तरह से दिखेगा, अ, इस तरह से। तो कलर डिफरेंट हो जा रहा है, या तो एक्स एक्सेस हुआ, जेड एक्स एक्स एक्सेस मिल गया। सो नाउ एक्स एक्सेस मिल गया। तो अगर मैं देखा जाए तो कोई भी वेक्टर जो है, जो इस तरह से होता है कि उसका, अगर मैं मान लीजिए कोई वेक्टर ओपी बार ले रहा हूँ,
ओपी बार ले रहा हूं, ये पी पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो आर बार इसका पोजीशन वेक्टर है। तो बेसिकली इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो वाई जे कंपोनेंट चलता है, और यहाँ जो चलता है वो जेड जेड के कंपोनेंट चलेगा, और यहाँ जो कंपोनेंट चलेगा वो एक्स आई चलेगा। तो लिखने का तरीका, आर बार इक्वल टू कोई भी वेक्टर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है, अगर वेक्टर ओपी बार अगर मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो ओपी बार ऑफ वेक्टर इज गिवन बाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। और ए आई जे क्या होते हैं, आई कॉमा जे कॉमा के, आई कैप जे कैप और के कैप, ये आर द यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर्स along the x कॉमा y कॉमा z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये एक्स वाई जेड एक्सिस के along के ये यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब मॉड आई मॉड जे मॉड के, मॉड आई मॉड जे मॉड के का वैल्यू मॉड आई कैप मॉड जे कैप मॉड के कैप इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर ओपी बार, अगर मैं यहाँ पे ओपी बार कहूं, सो द पोजीशन वेक्टर ओपी बार इज गिवन बाई this this x comma y comma z are called the component of the this x comma y comma z are called the scalar components of the r bar. X comma y comma z are called scalar component, and xi yj zk are called vector component. इन्हें हम लोग वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं, वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। कभी कभी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सिर्फ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो स्केलर कंपोनेंट है, वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होने के नाते हम लोग इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। तो अगर मैं आर बार का मैग्नीट्यूड निकालने की बात करूं कि आर बार का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दैट इज जस्ट टू फाइंड द एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर बार का मैग्नीट्यूड इस तरह से हम लोग देते हैं। अब हम एक एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि जैसे अगर मेरा एक वेक्टर है आर बार इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k, तो इसका वेक्टर कंपोनेंट होगा, इसके वेक्टर कंपोनेंट होगा, वेक्टर कंपोनेंट 3i 2j एंड 3k, और इसका स्केलर कंपोनेंट होगा 3 2 3। अब मैं बात करता हूं कि क्या इसके एडिशन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो बाद में आएगा, क्योंकि वहां पे जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे जाते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट में चला जाता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा अभी। अभी जस्ट हम लोग दो वेक्टर्स का जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इक्वालिटी और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का अलजेब्रा देख लेते हैं। कि मान लेते हैं कि इफ ए बार इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, एक वेक्टर है, और b बार इज इक्वल टू x2i y2j z2k है। तो पहला इनका एडिशन देखेंगे और इनका सब्ट्रैक्शन और ये सब देखते चलेंगे। तो पहला सम, सम का मतलब रिजल्टेंट, तो a बार प्लस b बार इज इक्वल टू, कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा तो x1 प्लस x2i y1 प्लस y2j z1 प्लस z2k, इस तरह से जो है इनका सम होगा। डिफरेंस की बात करूं तो a बार माइनस b बार इक्वल टू x1 माइनस x2i y1 माइनस y2j
Z1 माइनस Z2K, इस तरह से इनका सब्ट्रैक्शन होगा। अगर मैं कोई भी मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर की बात करूं, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, तो मान लीजिए कोई के तो मेरा यूज हो रहा है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे कोई दूसरा स्केलर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे, हालांकि वो के और ये के बार अलग होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए मैं इसको जो है टी टी ए बार लिखता हूँ, तो मेरा टी ए बार क्या होगा? T x1i, Ty1i जे, और Tz1 के बार के कैप। तो इस तरह से जो है इनका क्या बोलते हैं, स्केलर होगा। अगर ए बार इक्वल टू बी बार लिखना चाह रहा हूं, तो मतलब एक इक्वालिटी की बात कर रहा हूं, इक्वालिटी ए बार इक्वल टू बी बार, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2 एंड z1 इक्वल टू z2। कंपोनेंट्स वाइज अगर ये इक्वल होंगे तो ही मैं कहूंगा कि ये वेक्टर्स जो है आपस में इक्वल है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये सब तो नॉर्मल है, फटाफट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं m टाइम्स ए बार प्लस बी बार करने की कोशिश करूं, तो ये आएगा m ए बार प्लस m बी बार, ये इस तरह से होगा। उसके बाद अगर मैं स्केलर t ले लेता हूँ और यहाँ पे m ए बार ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा जो है T m a बार। बेसिकली सब में मल्टीप्लाई भी होगा कंपोनेंट वाइज, तो वो बात की बात है। और अगर मैं दो स्केलर्स का अगर इसमें ये कर रहा हूँ, सपोज m प्लस n ए बार, तो m ए बार प्लस n ए बार, इस तरह से जो इनका है ये एडिशन होगा, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनका सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर्स, इक्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लोग देखते हैं कि वेक्टर्स में कैसा कैसा फॉलो होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x कॉमा y कॉमा z सो दैट वेक्टर्स a बार इक्वल टू xi प्लस 2j zk बार एंड b बार इक्वल टू 2i प्लस yj प्लस k बार आर इक्वल। तो मैंने जैसे ही बताया कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो रहे हैं, ए बार इक्वल टू बी बार अगर इक्वल हो रहा है, इसका मतलब एक्स आई प्लस 2j प्लस zk इक्वल टू 2i प्लस yj प्लस k। तो कंपोनेंट वाइज ये इक्वल होंगे, तो इसका मतलब x जो है 2k इक्वल होगा, y भी 2k इक्वल होगा, और z जो है 1k इक्वल होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका कोई दिक्कत नहीं है निकालने के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो वेक्टर हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या वो वेक्टर इक्वल होंगे? इसका भी क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। इफ ए बार मॉड इक्वल टू बी बार, तो इस ए बार इक्वल टू बी बार, क्या ये सही है? तो आई वुड सजेस्ट कि आंसर जो है इसका नहीं, रॉन्ग होगा। कैसे? अगर मैं ए बार ले लूं 2i-j, और वहीं मैं बी बार ले लूं 2i+j, तो अगर मॉड ए बार निकाला जाए, तो मॉड ए बार जो आएगा वो आएगा √2² प्लस -1 का स्क्वायर, जो कि 5 होगा। और वहीं मॉड बी बार की बात करें, तो ये 2 बार 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस अगेन 5। तो ए बार मॉड ए बार इक्वल टू मॉड बी बार हो रहा है, बट ए बार इज नॉट इक्वल टू बी बार, तो वो आंसर रॉन्ग होगा। ए बार इक्वल टू बी बार जो अगर लिखा जाए तो वो सही नहीं है।
अगर मुझे पूछा जाए हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कोई वेक्टर दिया रहे, वो भी कर लेते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के। तो यूनिट वेक्टर मतलब फॉर्मूला कहता है कि ए कैप इक्वल टू ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो ए बार तो 2i प्लस 3j प्लस के है, और इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2i प्लस 3j प्लस के बार के कैप अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4 और प्लस 9 13 प्लस 1 14 अंडर रूट 14। तो इस तरह से जो है इसका यूनिट वेक्टर निकलेगा। अगर मुझे कोई वेक्टर दिया रहे तो एक नोट ले या रिमार्क लेते हैं। रिमार्क में ये कह रहा है कि अगर कोई वेक्टर ए बार है, इफ ए बार एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है a1i प्लस b1 या a2j प्लस a3k। तो ये जो a1 a2 a3 है, देन ये a1 a2 और a3 ये और कुछ नहीं, ये डायरेक्शन रेशियोज कहे जाते हैं, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ d डॉट r डॉट s ऑफ ए बार। ये ए बार के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। मान लो कहीं कभी एल आई प्लस एम जे प्लस एन के दिया रहे, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है वो एक्सेस बता देते हैं, उसके एंगल्स अल्फा बीटा गामा जो है उसके वेक्टर्स के एंगल जो है एक्सेस बता देते हैं कि ये इस एक्सेस का है, ये उस एक्सेस का है। एक क्वेश्चन है जैसे कि डायरेक्शन रेशियो के ऊपर कि राइट द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द वेक्टर, राइट द डायरेक्शन रेशियोस DRS of the vector a bar equal to I plus 2j minus 2k, and hence calculate DCS। DCS मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज दिया है और DCS पूछा है। तो डायरेक्शन रेशियोज तो बड़ा आसान है, ऊपर का अगर रिमार्क यूज करें तो I प्लस 2j माइनस 2k, तो इसके DRS तो डायरेक्टली पता चल रहे हैं, DRS इज व्हाट 1 2 एंड माइनस 2। तो इस तरह से जो है इसका डायरेक्शन रेशियोस आता है। अब बात आती है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन और कुछ नहीं बल्कि एल इज इक्वल टू ए अपॉन पहला कंपोनेंट A1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार, एम इज इक्वल टू A2 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार, और एन इज इक्वल टू A3 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार। हम लोग इसको निकाल लेते हैं एक एक करके। A1 जो है 1 है, ओके। मॉडुलस इसका आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली एल की जो वैल्यू आएगी वो 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 8 हो गया, और प्लस 1 9, तो 9 का अंडर रूट जो है 3 होता है। तो एल की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब सबका मॉड ए बार ही है, तो अब मैं बार बार कैलकुलेट नहीं करूंगा। एम का वैल्यू A2 का वैल्यू 2 है, तो 2/3, और A3 का वैल्यू क्या है -2, तो -2/3। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए DCS, ये आएगा 1/3 2/3 एंड -2/3। तो इसके जो है डायरेक्शन कोसाइंस इस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, ओके। अगर इसमें पूछा जाए कि कोई दो वेक्टर दिया गया है, अगर मैं बोलूं कि वो कोलिनियर है या नहीं, तो इसके लिए भी हमारे पास डायरेक्शन रेशियो का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर दो वेक्टर के अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो गए तो वो वेक्टर्स जो है कोलिनियर होते हैं। शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k
एंड -4i + 6j -8k आर कोलीनियर। तो अगर मैं इसके डीआरएस का पहला बात करूं, 2i -3j +4k, तो इसके जो डीआरएस है, डायरेक्शन रेशियोज, वो है 2 -3 4, और -4i + 6j -8k, तो इसका जो डीआरएस है, इसका है -4, -6, -8। तो देखा जाए तो ये दो के दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं। सो द डीआरएस ऑफ द डीआरएस ऑफ बोथ वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल। और ये प्रोपोर्शनल है, इसलिए हेंस बोथ वेक्टर्स आर कोलीनियर। दोनों वेक्टर्स कोलीनियर। हम लोग इस तरह से डायरेक्शन रेशियोज के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि ये वेक्टर्स जो है कोलीनियर है। ठीक है।